आज क्लास 12 का फिजिक्स इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो इकाई का नाम है इसका मतलब क्या है। तो इसको कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इसका मतलब होता है कि स्थिर आवेश। तो इसको जब परिभाषित करना होगा तो हम कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं लेसन नंबर 1। लेसन का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये इकाई था और इकाई के अंदर लेसन 1 है, जैसे जिला के अंतर्गत गांव होता है। तो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कूलाम का नियम, इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। जब कूलाम का नियम, कूलाम शब्द आता है तो कूलाम एक मात्रक है, यूनिट है आवेश का। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश का परिभाषा होता है कि किसी पदार्थ का वह मूल गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में आकर्षण करने का गुण आ जाता है, पदार्थ का आवेश कहलाता है। जैसे कि यदि हम तेल लगे बाल में कागज को रगड़ते हैं तो कागज छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो इसका अर्थ यह है कि वह पेन जो है आवेशित हो गया। तो अब आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस समय उस पर आवेश उत्पन्न होता है। उस आवेश को ही हम धनावेश कहते हैं या धन आवेश कहते हैं, जैसे सोडियम आयन Na+। उसी तरह से नंबर 2 पे आता है ऋण आवेश, कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, जैसे Cl-। अब इसके बाद एक अगला हेडिंग आता है मूल आवेश, कि मूल आवेश किसे कहते हैं। तो मूल आवेश का परिभाषा होता है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु आवेश की एक न्यूनतम मात्रा की पूर्ण गुणज होती है, इसी को हम कहते हैं मूल आवेश। यानी कि Q बराबर Ne में N जो है उसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसका मान हम देते जाते हैं 1 2 3, और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19, जिसकी सहायता से हम किसी भी तत्व पर या परमाणु पर, कहिए परमाणु पर कितना आवेश है उसको हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेशों के क्वांटीकरण का परिभाषा होता है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को ही हम क्वांटीकरण कहते हैं, और या इसको परमाणुकता भी कहते हैं। अब इसके बाद चल रहे हैं लेसन का जो नाम है कूलाम का नियम, कि कूलाम का नियम क्या है। तो सन 1875 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे। तो उन्होंने प्रयोग के आधार पर यह देखा कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसके संबंध में उन्होंने एक नियम दिए। क्योंकि कूलाम के पहले जो न्यूटन बल को दिए हैं, न्यूटन के बल के परिभाषा से हमको यही पता चला था कि बल केवल आकर्षण ही बल होता है। लेकिन जब कूलाम आवेश, न्यूटन और कूलाम में अंतर को आगे बताएंगे, अभी हम कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं। तो कूलाम ने
आवेश के आधार पर बताया कि आवेशों के बीच दो बल लगते हैं। तो वहीं कूलाम का नियम यह कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच यदि जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो आप यदि नोट के रूप में लिखना चाहेंगे, नोट्स लिखना चाहेंगे, तो यह कहता है कि सन 1875 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, क्योंकि पाठ का ये कि इकाई का ही नाम था स्थिर वैद्युतिकी, इसलिए जहाँ भी आपको आवेश मिलेंगे इसमें स्थिर, तो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। सपोज करिए कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों सजाती हैं, तो निश्चित तौर पर इनमें ये जाहिर होता है कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे क्योंकि दोनों समान आवेश के हैं, यानी कि या तो प्लस मान लिया जाए नहीं तो माइनस। तो हम मान लेते हैं कि दोनों प्लस हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो इनके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार F जो होगा, इनके बीच में जो बल लग रहा है F लग रहा है, वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब क्या करते हैं कि इन दोनों नियम को जब मिला देंगे तो हमको फार्मूला होगा कि F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जो अलग अलग होता है। तो यहाँ पहले हम नियतांक का प्रयोग किए कि F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ K को हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, और इसका मान जो है आवेशों के बीच के माध्यम आवेश, दूरी और बल के मात्रक पर निर्भर करता है। अब यदि यह दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो प्रयोग द्वारा इस K के मान को फिक्स किया गया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तब यदि आवेश निर्वात अथवा वायु में रखा हो, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि आवेश कहाँ स्थित है, तो यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित होंगे तो उस समय आपको यही यूज करना होगा कि F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर न्यूटन, और K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखा जाता है। इसलिए 9 × 10⁹ वही K का मान होता है, और उसी K के जगह पर कहीं कहीं आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर न्यूटन, जहाँ की एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान फिक्स होता है। आगे आपको निकालने भी बताएंगे, जिसका मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यदि यह आवेश वायु या निर्वात में न रख के किसी अन्य माध्यम में रखा हो तो उस समय F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर न्यूटन, जहाँ की K जो है वो विमाहीन नियतांक है। विमाहीन नियतांक है जिसे कुचालक पदार्थ का परावैतांक कहते हैं। इस K को कुचालक पदार्थ का परावैतांक कहते हैं, और इस K का मान जो है वायु या निर्वात को छोड़कर
बाकी के लिए 1 से बड़ा होता है। यही कारण है कि यदि आवेश को वायु या निर्वात में न रखकर यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उस समय F का मान वायु या निर्वात की अपेक्षा घट जाता है, कम हो जाता है।